Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss cyclotron. Students, cyclotron is a very important topic on the basis of each type of board, either CBSE, HBSE or any state board. So students, first of all, before discussing any device, we have to know that the device used for which purpose. Now cyclotron is a type of device, or it is a device that used to accelerate. साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो द चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट टू ए हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से एक्सेलरेट करवाने के काम आता है। या फिर ये कह सकते हो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक एक्सेलरेट करवाने के लिए काम आता है, मैक्सिमम एनर्जी देने के काम आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने के काम आता है, चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने के काम आता है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करने के काम आता है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, इसकी वेलोसिटी अगर मेरे को इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली इसको मैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दूं तो ये फील्ड के साथ साथ भागने लग जाएगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ भागना स्टार्ट कर देगा। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागने लग जाता। सो ये एक तरीका है जो यहां पे हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन में, क्या करवाने के लिए? वेलोसिटी इंक्रीज करवाने के लिए। दैट्स इट। सो देखो, अब हमें वेलोसिटी इंक्रीज करवानी है। वेलोसिटी इंक्रीज करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन का होना जरूरी है, बट एक यहां पे लिमिटेशन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ी रेंज में भी नहीं दे सकते। बिकॉज अगर मेरे को वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करवानी है तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज या फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है प्लेट्स, हम इसके डिस्टेंस को बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस बड़ा कर दूंगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पैटर्न इस टाइप का यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बना रहेगा। सो दैट्स वाई इनके बीच का डिस्टेंस भी छोटा रखना है। अब छोटे डिस्टेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल बिकॉज ज्यादा स्पीड एक बार में नहीं अचीव कर सकता, दैट्स वाई हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको बार बार डालेंगे। बार बार डालने का मतलब है स्टार्टिंग में अगर इसकी बिल्कुल जीरो वेलोसिटी है, बाद में हो गई 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, दोबारा से डाला फिर हो गई 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, तीसरी बार डाला फिर हो गई 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, 8 मीटर पर सेकेंड। हर बार मान लो मैंने इसको 200-300 बार इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से बार बार डाला तो होगा क्या? एक बार में 2 इंक्रीज हुई, 200 बार में ऑब्वियसली वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। बट ये जो बार बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मैं इस इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को लेके आऊं तो कैसे लेके आऊं? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो भी इतना बड़ा नहीं है, बट यहां पे जाने के बाद वापस इसी रीजन में कैसे लेके आऊं? उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं जिसने साइक्लोट्रॉन को हमारे बीच में, मतलब इसका जो ये है लेके आए, और लॉरेंस ने एक इसका सॉल्यूशन देते हुए बोला कि अगर, जैसा कि हमें पता है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज को सर्कुलर रोटेट करवा देती है। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर मैं इस सारे सिस्टम को रखूं तो यही चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की तरफ सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बार बार इस रीजन में आके बार बार। अब जब चार्ज पार्टिकल वापस इस रीजन में आएगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद लॉरेंस ने ये किया कि इसको
एक परमानेंट पोलैरिटी ना देके टेम्पररी पोलैरिटी दी, जो कि ओसिलेटर से पॉसिबल हुई। ओसिलेटर का मतलब होता है एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। जैसे कि डायरेक्ट करंट का सोर्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही अल्टरनेट करंट का सोर्स ये क्या करेगा, ये एक बार पॉजिटिव रखेगा एक बार नेगेटिव रखेगा, तो इसकी भी कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रही होगी, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मैन्युअली सेट करनी पड़ती है। और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी किस किस चीज पे डिपेंड करती है वो हम आगे सीखेंगे। अभी पहले बेसिक्स सीख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो जो ओसिलेटर है वो जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करके आएगा तो सामने जो पोलैरिटी है उसको कैसा बना देगा, अपोजिट। मतलब अगर पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव मिलेगा। फिर एक्सेलरेट होगा चार्ज पार्टिकल, फिर क्या होगा, सर्कुलर पाथ विद सेम वेलोसिटी। मान लीजिए वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, फिर स्ट्रेट लाइन v3 वेलोसिटी से, क्योंकि इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगी। एंड आफ्टर दैट इस रीजन में वेलोसिटी सेम रहेगी। और बिकॉज हर सेमी सर्कल में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चार्ज पार्टिकल इतनी रेडियस पे होगा जितनी रेडियस इस डी की है। डी यहां पे एक मेटालिक कंडक्टिंग डी होता है, जिसकी एक तरह से इसके परपेंडिकुलर हम मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे कि डी है खोखला डी, जैसे कि मान लो जूता पॉलिश के लिए आती थी पहले एक डब्बी है, उस टाइप की एक डब्बी है, उस डब्बी को आप बीच में से ऐसे कट कर दें तो वो जो बनेगा वो दैट इज द डी यूज्ड इन डिवाइस साइक्लोट्रॉन। ओके, इस टाइप से ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये जो डीज हैं इनके बीच में, बिकॉज ये कंडक्टिंग डी है और अंदर से होलो भी है, होलो मतलब खोखली, अंदर से खोखली होने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, अंदर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल इस रीजन के बीच में होगी, इस रीजन के बीच में। ओके, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करवाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रीजॉइन करवाएगी, बार बार रीजॉइन करवाएगी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। और एक ओसिलेटर क्या करेगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल रीजॉइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज करके उस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए बार बार ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बदली जाएगी। और वो ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बदलने के कारण चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन गेन करेगा। सो ये जो हॉरिजॉन्टली रखा इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, एंड दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। ओके, ये जो ऑसिलेटर है इसकी भी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 10⁻⁶ हर्ट्ज तक जाती है, पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट तक का लिया जाता है एक ओरिजिनल अरेंजमेंट के अंदर। नाउ ये साइक्लोट्रॉन का अपर व्यू, ये साइक्लोट्रॉन का फ्रंट व्यू। वैसे हॉरिजॉन्टली रखा जाता है इस डी को, D1 एंड D2। सो जैसे कि आपको मैंने थोड़ी बहुत वर्किंग यहाँ पे ओरली सिखाई, इस वर्किंग से तुम्हें समझ में आया होगा कि अब हमें प्रिंसिपल क्या लिखना चाहिए। किसी भी डिवाइस की पहले आपको वर्किंग समझनी पड़ती है, आफ्टर दैट आपको प्रिंसिपल लिखना समझ में आता है। देखिए प्रिंसिपल दो प्रिंसिपल पे काम करता है। बिकॉज मैं एक्सेलरेट करवा रहा हूं चार्ज पार्टिकल को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी चार्ज पार्टिकल को। दूसरा, रीजॉइन जो करवा रहा है वो है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों ही प्रिंसिपल है किसके, साइक्लोट्रॉन के। क्या प्रिंसिपल नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, पहला प्रिंसिपल। ओके, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ना लेता यहाँ पे, तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल कहाँ जाता ही नहीं, कहीं पे भी नहीं जाता, दोबारा आ ही नहीं पाता। और इलेक्ट्रिक फील्ड इतने बड़े रीजन में लेना मुश्किल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स व्हाई द सेकंड इज टू रीजॉइन the charge particle
into the region of electric field, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, किसके बीच में, into the hollow Ds। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ये करना है आपको कि Ds के अंदर, बिकॉज Ds आर कंडक्टिंग, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है वहां पे, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में रहेगी, आप अदर रीजन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरा का पूरा जो है ये वैक्यूम के अंदर डाला जाता है, और वो वैक्यूम का भी जो प्रेशर है, वो प्रेशर इस रीजन में 10⁻⁻⁻⁶ mmO Hg कॉलम, मरकरी कॉलम, इतना प्रेशर, ताकि यहाँ पे जो भी एयर मोलिक्यूल्स हैं वो एयर मोलिक्यूल्स हमारे चार्ज पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट ना कर पाए। ये तो थी अरेंजमेंट। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वर्किंग के अंदर हम क्या करें, इसको रफ कर रहे हैं। वर्किंग में हमें देखो जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं डायरेक्ट लिखने हैं। कंस्ट्रक्शन आपने देख ही ली, कंस्ट्रक्शन में लिखवा नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखनी है तो किसी भी बुक के अंदर आप लिख सकते हो। वैसे भी अगर आपको वर्किंग समझ में आई है तो कंस्ट्रक्शन लिखने का बहुत आसान है। जैसे कि पहली चीज, दो कंडक्टिंग डीज। हाँ, कंस्ट्रक्शन इस टाइप से लिखोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि दो कंडक्टिंग डीज यूज किए जाते हैं, D1 एंड D2। डीज का यूज सिर्फ इसलिए किया लॉरेंस ने क्योंकि जो रीजॉइन करवाना था पाथ और वापस उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लानी थी, तो ऐसा पॉसिबल सिर्फ एक हॉलो कंडक्टिंग डीज के अंदर ही हो पाता। सो दैट्स व्हाई D1 एंड D2। दूसरा, ये दोनों डीज एक हाई ऑसिलेटर से कनेक्ट की जाती हैं, जिसका पोटेंशियल एक तरह से अपने आप में हाई हो। हाँ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोल देते हैं हम इनको। D1 एंड D2 आर कनेक्टेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻⁶ हर्ट्ज से 10⁻⁶ हर्ट्ज तक हो सकती है। आफ्टर दैट जो थर्ड कंस्ट्रक्शन थी, वो कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो कि जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी वो किस टाइप की, किससे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो ये जो मैग्नेट मैंने बनाए थे सिर्फ डेमो के लिए बनाए थे, बट इनकी जगह पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेने पड़ते हैं, used to provide normal magnetic field। अब बिकॉज एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के काम आता है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी, जब वो रेडियस के जितना अपना, जैसे कि d की रेडियस के जितनी अपनी रेडियस बना लेगा, तो इस रीजन से सीधा सामने जाए। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 100% इसी रीजन में वापस जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और इसके लिए लॉरेंस ने क्या अलग इसके अंदर किया। वैसे तो जो यूज है वो इसका यही है कि हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल किसी टारगेट को टैकल करवाया जाता है। टारगेट को टैकल क्यों करवाया जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे कि देखो, हमें पता होगा कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बाय कोलाइडिंग और बम्बार्डिंग हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल टू बेरिलियम शीट। इसी टाइप से या तो आप ये कह लो कि एक पार्टिकल जब किसी दूसरे एलिमेंट पे हम कोलाइड करवाते तो एलिमेंट टूटेगा, टूटने से उसके जो जो चीजें निकल के आती हैं वो एक तरह से न्यू डिस्कवरी हो सकती है, और वो सारी इसकी हेल्प से की जा सकती है। ओके, मेडिकल पर्पस में यूज किया जा सकता है। उसके अदर यूज भी है, इसका आइसोटोप्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। मेटल के अंदर डोपिंग, सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यूजेस तो बहुत है, बट ये जो चार्ज पार्टिकल है ये 100% इसी रास्ते से होते हुए बाहर जाए,
इसकी पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए इसने यहां पे एक अलग से नाम दिया डिफ्लेक्शन प्लेट, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है। और वो नेगेटिवली चार्ज होती है इसलिए हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है वो क्या करेगा, एकदम से नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, बट उसके इन्फ्लुएंस में होके इस पाथ को ट्रेस करने की कोशिश करेगा। सो हम ये कह सकते हैं हर चार्ज पार्टिकल 100% इसी रास्ते से आएगा। सो इट इज द डिफ्लेक्शन प्लेट दैट make the path of charge particle throughout this tunnel, we can say, to the target. डिफ्लेक्शन प्लेट, दैट इज ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट है ये कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ये तो थी कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये चार्ज पार्टिकल जो हम इसके अंदर प्रोजेक्ट करवाते हैं ये कैसे करवाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल यहां पे आया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये कैसे आया। ऑब्वियसली कोई और सोर्स नहीं लेके सिंपल एक हीटर का यूज करके हीटर हीट अप करता है पार्टिकल को, जिसके कारण वो ऐसे वर्टिकली ऊपर उठ के आएगा। जैसे ही डी के बीच में आएगा वैसे ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, नाउ वर्किंग, इसकी वर्किंग एंड थ्योरी के अंदर हमें जो जो चीजें हमने अभी तक अप्लाई करवाई है वो सारी चीजें एक एक करके यहां पे लिखनी है। अप्लाई क्या क्या करवाई है, एज द चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे कि चार्ज्ड पार्टिकल शुरू में क्या हुआ, प्रोजेक्ट करवाया इन बिटवीन द डीज, प्रोजेक्टेड एज द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन बिटवीन द डीज। ये जो चार्ज पार्टिकल है क्या करेगा, ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव एंड वो नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड डी। ओके, और विद एक्सेलरेशन एक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको साथ में लिखना है। As we know, force is equal to mass into acceleration, and hence acceleration is equal to force by mass. Force is of electric force. That's why I write here QE by m. ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इस रीजन के बीच में लगता है। ओके, नाउ एंड as the charge enter into the D's, डीज के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, डी, इस डी के अंदर क्या है, इट इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ओनली नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा। और ये जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, दैट हेल्प्स टू रीजॉइन द चार्ज पार्टिकल इनटू द same electric field region, that help to rejoin the charge particle। ये क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को rejoin करवाएगी into the same electric field, into the same electric field। अब ये जैसे कि चार्ज पार्टिकल को rejoin करवा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रही है, उस सर्कल का रेडियस, उस सर्कल का टाइम पीरियड, उस सर्कल की फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें भी आपको निकालनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें निकालने के लिए आपको अगेन, जैसे कि मैंने आपको एक क्लास के अंदर ये सारी चीजें अलग से भी निकलवा रखी हैं, दोबारा से देखो। जो मैंने हमारी प्रीवियस क्लासेस में जो करवाया था उसमें मैंने दो फोर्सेस इक्वेट किए थे। जब भी चार्ज पार्टिकल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड फोर्स लगाती है, एंड एक एक्सटर्नल फोर्स भी बैलेंसिंग के लिए होता है, जो कि हम इस तरह से QBB is equal to mv square by r, and here the radius is mv by qb, this is the radius, and as the charge particle each times covers only semicircular path, and the time period to complete the oscillation is given by pi r,
total distance by speed. On the place of r we substitute mv by qb, and here also a v is there. So pi m by qb is the time period of to cover one complete semicircle. And students, एक बार ये भी आपको देखना है कि टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा। ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एज वी नो, ये दोनों ही चीजें ना रेडियस पे डिपेंड कर रही ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही। मीन्स टू से दैट सेम टाइम ये सेमी सर्कल कवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा और ये सेमी सर्कल कवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और अगर टाइम बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो ओसिलेटर को भी हमें एक बार ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है। आफ्टर दैट ओसिलेटर उसी फ्रीक्वेंसी पे रह के चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली बड़े सर्कल में तब्दील करता जाएगा। और वो क्या होगा फिर, एक्सेलरेशन के कारण चार्ज पार्टिकल इतनी बड़ी रेडियस गेन कर लेगा एंड आफ्टर दैट इट हिट द टारगेट। नाउ ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालना चाहें इसी के अंदर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज v, व्हाट इज v की वैल्यू भी यहां से निकालेंगे हम, यहां से निकाल लीजिए v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। सो ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m स्क्वायर। And after removing m, we have q square, b square, r square by 2m. This is the maximum kinetic energy that's achieved by a charged particle. Okay. Now, this is the working construction and principle of a cyclotron. इसके बाद हम साइक्लोट्रॉन के बारे में इसकी कुछ एक छोटी छोटी लिमिटेशंस जान ले। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की स्टूडेंट्स कुछ एक कोई भी डिवाइस है लिमिटेशन जरूर होती है, कोई भी लॉ है जरूर लिमिटेशन होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाँ शुरू में कॉलम्स लॉ पढ़ा उसकी लिमिटेशन आई, गॉस लॉ पढ़ा उसकी लिमिटेशन आई, ओम्स लॉ पढ़ा उसकी लिमिटेशन आई। ऐसे ही डिवाइसेस की भी लिमिट, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। हर, जैसे कि मैंने बोला चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम आता है, तो क्या हर टाइप को चार्ज को एक्सेलरेट करने के काम आता है? नहीं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। पहली लिमिटेशन, ओके, ये सिर्फ किस किस पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है? ये सिर्फ पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन बोल लीजिए, ड्यूट्रॉन बोल लीजिए, अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, इनसे सिमिलर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के काम क्यों नहीं आता? इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रोटॉन ज्यादा होती है। एनर्जी इंक्रीज करेगा तो देखो अभी समझ में आएगा आपको। जैसे कि प्रोटॉन ही है, जैसे कि हमें बोला कि ये एक्सेलरेट करवाने के काम आता है, तो क्या मैं प्रोटॉन को कितना भी एक्सेलरेट करवा सकता हूं? नहीं, वो भी गलत है। प्रोटॉन को भी हम एक लिमिटेड वैल्यू तक ही एक्सेलरेट करवा सकते हैं। उससे पहले एक और छोटी सी लिमिटेशन कि न्यूट्रॉन्स आर, ये भी न्यूट्रॉन्स also does not accelerated by cyclotron। न्यूट्रॉन्स को भी हम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते बाय यूजिंग ए साइक्लोट्रॉन। और ये जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन
कि जो एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोटॉन ज्यादा इंक्रीज होती है, तो वो एक्सेलरेट यहां पे अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा अगर ज्यादा ही एनर्जी इंक्रीज हो गई कम टाइम में, तो ऐसा क्या होगा कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या एक्सेलरेट नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रेडियस पे नहीं डिपेंड करती, वेलोसिटी पे नहीं करती, बट मास पे तो करती है, मास पे करती है। और मास पे करती है तो मास जो है इन मोशन, जो बाय आइंस्टाइन इक्वेशन है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इससे हमें ये समझ में आएगा कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल या पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल नहीं है, बहुत छोटी है, तो ये पोर्शन तो किसके बराबर, नेग्लेक्टेड, बाय बाइनोमियल बोल लीजिए या कुछ, ये नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड तो बचा क्या 1, m नॉट बाय 1 मींस रेस्ट मास और मास इन मोशन बराबर है। बट अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करते करते एक ऐसी वेलोसिटी तक ले आऊं कि वो लाइट का मान लीजिए 1/4 1/5 इतनी हो जाए, मतलब कंपेरेबल टू लाइट हो जाए, तो क्या होगा 1 माइनस दिस विल डिक्रीज, ये जो ये क्वांटिटी है ये डिक्रीज होनी स्टार्ट, 1 माइनस है ना, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, और मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी पड़ेगी तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हम एक बार ही मैनुअली सेट कर सकते हैं, बार बार फ्रीक्वेंसी में नहीं सेट कर सकता, बदल नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत कम टाइम की होती है, इतने कम टाइम में फ्रीक्वेंसी दोबारा एज मास इंक्रीज में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं कर सकता, तो प्रोटॉन भी एक लिमिटेड वेलोसिटी तक ही काम करेगा, उसके बाद वो भी नहीं काम कर पाएगा, नहीं एक्सेलरेट कर पाएगा, ज्यादा वेलोसिटी तक हम एक प्रोटॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ देखिए एज by Einstein mass relation if we accelerate the positive charge particle with या up to a velocity comparable to speed of light, यहां पे भी आप स्पीड ही ले लीजिए, then mass of charged particle starts increasing। ओके, ये जो मास इंक्रीज हुआ इट विल, फिर होगा क्या, मास इंक्रीज होगा तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाएगी डिक्रीज, तो होगा क्या, देखें जैसा कि हमने ये पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल जैसे ही डीज के बाहर निकल के आएगा तो उसको अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव पोलैरिटी मिलनी जरूरी है, बट जैसे ही मास इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे उसको पॉजिटिव पोलैरिटी ही मिलेगी, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इट रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, सो इट विल फेल टू फर्दर एक्सेलरेट प्रोटॉन। सो प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वेलोसिटी तक ही इंक्रीज किए जा सकते हैं, एक्सेलरेट किए जा सकते हैं, ये इसकी खास लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इसी से आप इसको भी लिंक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम टाइम में अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बाय मास एनर्जी रिलेशन मास भी तो बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हम
नहीं डिक्रीज कर सकते. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैन ऑल्सो विल नॉट एबल टू एक्सेलरेट बाय यूजिंग ए साइक्लोट्रॉन. नाउ ये तो थे साइक्लोट्रॉन्स की कुछ खास लिमिटेशंस. अब अगर मेरे को इसको ओवरकम करना है, इस लिमिटेशन को ओवरकम करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे मैग्नेटिक फील्ड को या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को. देखिए जो फ्रीक्वेंसी थी हमने अभी अभी देखा, ये टाइम पीरियड था और फ्रीक्वेंसी थी क्यू बी बाय पाई एम. मास इंक्रीज होने से या तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करो, आप पहला फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो. ये दो तरीके हैं. और इस मेथड को सिंक्रोट्रॉन में यूज किया. सिंक्रोट्रॉन एक और डिवाइस है. और सिंक्रोट्रॉन नाम क्यों पड़ा? ये जो है सिंक्रोनस, ये जो वर्ड है, ये इनटू द स्टेप या आउट ऑफ स्टेप, ये आप दो चीजें समझे पहले, तब आपको सिंक्रोनस समझ में आएगा. इनटू द स्टेप का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सेमी सर्कल कंप्लीटेड वैसे ही पोलैरिटी चेंज, और पोलैरिटी चेंज होने के बाद क्या होगा? चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ होगा. साथ साथ होगा मतलब इन स्टेप होगा. बट जैसे ही पोलैरिटी, ये जैसे सेमी सर्कल कंप्लीट होगा तो पोलैरिटी अगर वही रही, यहां पे पॉजिटिव रहा, तो वो अपोज करेगा, तो अब वो आउट ऑफ स्टेप जा चुका है. आउट ऑफ स्टेप जा चुका है तो वो उसको हम ओवरकम करने के लिए दो चीजें करनी पड़ेंगी. इफ वी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन ऑल्सो वी कैन मैनेज दिस लिमिटेशन, और if we increase the magnetic field, strength of magnetic field, तो भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं. और उस टाइम पे हम इसको सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बुलाएंगे, बिकॉज ये सिंक्रोट्रॉन एक डिवाइस होता है. वो भी वैसे तो बहुत डिवाइस है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन, इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन. अगर आपको समझ में आई है चीजें तो कमेंट करके बता सकते हो, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो, और शेयर सब्सक्राइब का तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप करते नहीं हो बोलने से. सो दैट्स व्हाई इतना कर दीजिए, वही बहुत है. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.